पहुंच गए थे अपन लोग दर्रों में? लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रे की एक बात अपन लोगों ने देखा था कि लिपुलेख दर्रा 1962 के बाद से तो बंद कर दिया गया था, परंतु कब खोला गया फिर उसे? 1992 में पुनः एक बार फिर से खोला गया चाइना के साथ। अगला दर्रा जो है आपका वो लिख लीजिए, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, ये है आपका नाथुला दर्रा। और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही दर्रा, कई बार पूछता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, किन दो देशों, अरे किन दोनों देश के बीच में है नाथुला दर्रा, ऐसा वैसा सब पूछते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नाथुला दर्रा को समझ लीजिए पहले। अगर यहाँ पे मैं पर्वत श्रेणी की बात करूँ तो यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में एक श्रेणी मिलेगी डोंगेक्या। डोंगेक्या पर्वत श्रेणी, चूंकि आप दर्रे जानते हो, दो पर्वतों के बीच का वह छोटा सा सकरा सा मार्ग जहाँ से आवागमन हो सकता है उसे दर्रा कहते हैं। तो ये जो दर्रा है हिमालय वाली पर्वत में तो है, परंतु हिमालय के निचले क्षेत्र में मिलता है ये, और वो श्रेणी का नाम क्या है? डोंगेक्या श्रेणी बोला जाता है इसे। और कौन से राज्य में मिलेगा ये आपको? सिक्किम राज्य में। एक चीज और देख लीजिए, चूंकि इस वाले क्षेत्र से आपको दो देशों की सीमा मिलती है। देखिए यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे नेपाल मिलेगा, इधर तुमको मिल जाएगा भूटान, परंतु एक क्षेत्र मिलेगा तुमको यहाँ पे तिब्बत या चाइना वाला। और आप जानते हो 1962 के दौरान में हमारे देश में क्या हुआ था? भारत चाइना का युद्ध हुआ था। तो 1962 के बाद इस दर्रे को भी क्या किए थे? हमने बंद कर दिए थे, परंतु बाद में वर्ष 2006 में व्यापारिक मार्ग के लिए इस दर्रे को क्या किया गया? ओपन किया गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको बारे में। नाथुला दर्रा लिखेंगे। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी पर स्थित है। डोंगेक्या श्रेणी पर स्थित है, जिसे 1962 के बाद बंद कर दिया गया। और वर्ष 2006 में पुनः व्यापार के हेतु भारत चीन मार्ग के लिए खोल दिया गया। (2006) 2006 में इसको खोल दिया गया। अब यहां से एक सवाल जो मुझे एक्सपेक्टेशन है, ऐसा सवाल आना चाहिए क्योंकि अच्छा है। यहां पे एक नदी मिलेगी आपको। आप कई बार किसी भी किताब, अगर आप लूसेंट टूसेंट पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि नाथुला दर्रा चुंबी घाटी में स्थित है। चुंबी घाटी। अब एक बात बताओ, घाटी की अगर बात आ रही है तो घाटी मतलब वहां पे क्या होगी? नदी होगी, तभी तो घाटी बन रही है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी दर्रे से होकर बहती है एक नदी जिसका नाम है चुंबी नदी। चुंबी नदी, और इसी नदी के कारण से जो घाटी बनती है वो बनती है कौन सी? चुंबी नदी घाटी। तो यहीं पे मिलेगी आपको कौन सी नदी? चुंबी नदी। चुंबी नदी घाटी लिख लेंगे। नाथुला दर्रा के पास में या चुंबी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है, जिसके कारण से यहाँ पे चुंबी नदी घाटी क्षेत्र बनता है। ठीक है। अगला दर्रा मिलेगा आपको, एक और दर्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पे नया दर्रा है जिस दर्रे का नाम है, कहाँ लिखूं, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। देखो ये दर्रे, 3 दर्रे पढ़ना आपको सिक्किम की। इस दर्रे का नाम है डोंकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। चेलाम नदी, चेलाम झील का डोंकिया दर्रा, उसमें नहीं बनाए थे क्या पहले? बना लो। मैंने बोला था ना बहुत सारे दर्रे हैं जो सब पढ़ने हैं अपन को। आज सारे के सारे दर्रे भी याद कराऊंगा मैं आपको। डोंकिया दर्रा, डोंकिया दर्रा। अब देखो इस दर्रे की एक विशेष बात आपको बताता हूं। इसी दर्रे के पास एक झील मिलेगी जिस झील का नाम है चोलाम झील।
चोलाम झील, शायद कई बार पेपर में आपने सुने होंगे चोलाम झील। अब ये चोलाम झील इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील है ये। पहले दो चीज़ें समझना है आपको, स्थिति और अवस्थिति। किसको पता है इसका तात्पर्य, किसी को पता है क्या? स्थिति होती है एक और अवस्थिति होती है एक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है मुझे? देखो इंटरव्यू में ना आपसे कभी नहीं पूछेंगे कहाँ है, पूछेंगे ऐसी चीज़, और आपने कई बार मॉक इंटरव्यू में देखा होगा ऐसे अंडमान टाइप की चीज़ें पूछते हैं। वो क्या है फ़र्क? स्थिति और अवस्थिति में क्या फ़र्क है? क्योंकि चोलाम झील जो है भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील है, नॉट स्थिति वाली, अवस्थिति वाली झील है। हाँ नहीं, देखिए अवस्थिति को केवल एक ही चीज समझ लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र जिसे बताने के लिए केवल और केवल अक्षांश या देशांतर का उपयोग किया जाए, वो क्षेत्र कहलाता है आपका अवस्थिति। इस क्षेत्र में कोई भी मानव चीज़ों का आपको हेर फेर नहीं मिलेगा, कोई लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा, परंतु इस क्षेत्र को बताने के लिए क्या बताया जाएगा? अक्षांश और देशांतर में केवल बताया जाएगा। यहाँ पे कोई भी मानव या आपको मानव जीव या कोई नहीं मिलेगा, एकदम क्षेत्र है। परंतु स्थिति, अक्षांश देशांतर में तो स्थिति भी बताते हैं, परंतु इस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे कौन मिलेंगे आपको? मानव जाति, सब लोग रहते हुए मिलेंगे, नदी पहाड़ पर्वत सब मिलेंगे आपको। तो स्थिति जैसे हम बोलते हैं भारत का लाल किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। स्थित है मतलब है ही वो, आइट साइड पूरी जनता के कारण से घिरा हुआ, सब कुछ दिख रहा है। अब मैं यही बोलूँगा कि पटना राज्य गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब देखो पटना की अगर आपको लोकेशन दिखाना है, चूंकि गंगा नदी के कारण हम उसको अवस्थित इसलिए बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम गंगा नदी की लोकेशन दिखाएंगे तो हम बताएंगे नहीं बताएंगे कि भैया कहाँ पे है, इस अक्षांश से निकल रही है, इस अक्षांश में जा रही है। एक्चुअल में कहानी ये है। तो कोई ऐसा क्षेत्र जिसे अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही बताया जाए, वो केवल कहलाएगी आपकी क्या? अवस्थिति। और स्थिति तो नॉर्मल रहती है कि केवल किसी जगह में खड़े रहना, किसी जगह में स्थित रहना, वो कहलाएगा आपका स्थिति। तो डोंकिया दर्रा आपने देखा, ये दर्रा भी कहाँ पे मिलेगा आपको? सिक्किम राज्य में मिलेगा। और इसी दर्रे के पास में एक झील मिलेगी जिस झील का नाम है चोलाम झील, जो कि भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली क्या है? झील है। लिख लेंगे इसको, डोंकिया दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम स्थित है, चोलाम झील स्थित है। ठीक है। एक और दर्रा मिलेगा आपको सिक्किम में, इस दर्रे का नाम बड़ा फेमस है, इस दर्रे का नाम है जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला दर्रा। तीन दर्रे तो आपको यहाँ के रट के, अभी अपन राज्य के हिसाब से सारे नुस्खा भी बनाएंगे अपन। तो जेलेपला दर्रा, इसकी कोई विशेषता नहीं है, बस भारत और चीन में आवागमन के लिए ये क्या है? एक प्रकार का मार्ग है। तो जेलेपला दर्रा कहाँ पे मिलेगा आपको? सिक्किम में मिलेगा। तो राज्य लिखते चलेंगे कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, और अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे यहां पे मिलेगा आपको एक बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा, ये है, यहां पे मिलेगा आपको बॉमडिला दर्रा। ठीक है। कहां पे मिलेगा ये? अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर इसी के आगे तुमको एक और दर्रा मिलेगा जिस दर्रे का नाम है बोर्डमिला दर्रा, सॉरी बॉमडिला हो गया, फिर मिलेगा आपको यांगदांग दर्रा। क्या? यांगदांग। इसी के आगे है, लग गई। क्या नाम है? यांगदाय दर्रा। ये भी कहाँ मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। मैपिंग देखते हुए चलना ताकि आपको ध्यान में भी रहे कि किस दर्रे का लोकेशन कहाँ पे है।
दाप नर्रा। अब अच्छा, इसमें एक बात आपको ये याद रखना चाहिए, देखो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ हमारे यहाँ पे प्रवेश करती है, तो याद रखना यांग दाब दर्रा जो है, यांग दाब दर्रा, इसी दर्रे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। इसी दर्रे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कई बार आता है ये पेटी में, यांग दाब दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे के निकट से ही या इस दर्रे के माध्यम से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर आएंगे अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा आपने देखा था, यहाँ पे मिला था आपको एक और दर्रा, जिस दर्रे का नाम था दिफू दर्रा। हालांकि ये दिफू नहीं दिफरू होगा, दिफरू, दिफरू दर्रा है ये, दिफरू, दिफरू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के पास में एक और दर्रा मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में ही, दिफरू दर्रा। और ये जो दर्रा है ये 3 देशों के बीच की सीमा निर्धारित कर देता है, ध्यान देंगे, चीन, फिर मिलेगा म्यांमार और एक तो भारत। इन तीनों देश की सीमा के बीच में स्थित है ये दर्रा। अब वो बॉर्डर में मत देखना तुम, उनके साथ बॉर्डर के अंदर क्यों दिख रहा है, वो पहाड़ पर्वत ऐसा तिरछा 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 जाता है ना, इसलिए। 3 देशों की सीमा निर्धारित कर देता वहीं से वो, चाइना, ये वो। दरअसल ऐसा है, देखो अरुणाचल प्रदेश का तुम अगर मैपिंग में देखो ना तो ऐसा है कुछ। ये आया सिक्किम, तुमको एग्जैक्टली चीज बता रहा हूं क्या रहती है कहानी। ये आया है ना, फिर अपन का यहां से, अभी अरुणाचल प्रदेश देखो ऐसा दबा है ये, फिर यहां से ऐसा बढ़ा है, ऐसा आया समझ में। वो जो दर्रा है यहां है, अब यहां तक का जो क्षेत्र है ये है किसका, चाइना। यहां से क्षेत्र किसका है, ऐसे और किनारे कर लो, यहां से जो क्षेत्र है चाइना, यहां से मिलेगा तुमको म्यांमार और ये भारत है। तो ये हो गया देखो चीन, ये हो गया म्यांमार और ये हो गया भारत। ऐसी कहानी है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे तुमको मैं उसकी शक्ल देख के समझ में आ गया क्या बता दिए इनने, समझ जाता हूँ मैं देख के, ऐसा घूम के ऐसा मैपिंग रहता है वो, इसलिए। चलिए आगे लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा मिल गया आपको, कौन सा दर्रा, दिफरू दर्रा है ना। और कौन सा दर्रा लिखे थे इसमें, पांगसाड दर्रा, पांगसाड, वो पांगसाड। और एक और मिलेगा उसी का नाम पांगसाऊ। यहीं पे एक दर्रा और मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, इस दर्रे का नाम है पांगसाऊ या साड दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर में ही आपको देखने को मिलेगा, ये किनारे किनारे पे। इसके नीचे मिलेगा तुमको कौन सा वाला क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पे मणिपुर नहीं, कौन सा क्षेत्र है, अरे यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, ये तो कौन सा है, मिजोरम है ये। नागालैंड के नीचे और आ जाओ, मणिपुर, यहाँ आ जाओ। नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है, नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है। ये मिलेगा तुमको यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, मणिपुर। और इसी मणिपुर में एक दर्रा मिलेगा, कौन सा, तुजू दर्रा। तुझा आ इला हेपू बोलते नहीं बोलते, तो वही उसी के हिसाब से याद रख लो, तुजू दर्रा यहाँ पे मिलेगा मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में मिलेगा, ठीक। इसके लिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, यह दर्रा म्यांमार के आवागमन के लिए उपयोग किया जाता है, म्यांमार आने जाने का रास्ता देता है ये, म्यांमार और भारत के बीच आवागमन का साधन है। तुजू दर्रा, तुजा दर्रा, तुजू दर्रा। फिर मिलेगा तुमको एक दर्रा, अब यहाँ के तो दर्रे हो गए पूरे, यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आएंगे। यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले तुमको कौन सा घाट,
थाल घाट। कहाँ पे स्थित है ये? महाराष्ट्र में स्थित है। और एक और मिलेगा यहीं पे नीचे, भोर घाट। ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब ये हैं तो दोनों महाराष्ट्र में, परंतु दोनों का उपयोग अलग अलग है। ध्यान से देना, देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको मुंबई क्षेत्र। ये मुंबई लगा हुआ है किनारे किनारे में। और मुंबई भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको तीन तरफ से पूरा पानी से घिरा है। मुंबई भी आपने देखा, समुद्र लगा नहीं लगा है पूरा। अब अगर मुंबई से या इस वाले क्षेत्र से या महाराष्ट्र के इधर के लोगों को मध्य प्रदेश जाना है या कोलकाता जाना है या नागपुर क्षेत्र आना है, नागपुर भी तो है ना इधर, तो ये वाला दर्रा जो है, मतलब थाल घाट जो है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए नागपुर और कोलकाता का रास्ता निर्धारित करता है। तो इस घाट से कहाँ कहाँ मिलेगा आपको रास्ता? देखो, नागपुर, मध्य भारत के साथ साथ आप एकदम पूर्वोत्तर भाग में जाओ तो कोलकाता, रेल मार्ग यहाँ से निकलेगा। ठीक है। और इस वाले दर्रे से देखेंगे जो भोर घाट वाला क्षेत्र है, ये भोर घाट, तो ये भोर घाट नीचे है, तो यहाँ से ये इधर नीचे साइड जाएगा, आएगा नहीं जाएगा नीचे। तो यहाँ से तुमको हैदराबाद, इधर नीचे चले जाओ तो आपका पुणे वाला क्षेत्र हो गया, पुणे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट पुणे रेल मार्ग यहाँ से निकलेगा। तो दो अलग अलग रेल मार्ग हैं। कई बार पूछ लेता है पेपर में कि निम्न में से नागपुर कोलकाता रेल मार्ग किस घाट से होकर निकलेगा। ठीक है, परिवहन की सुविधा ही तो दे रहे हैं दर्रे। लिखेंगे थाल घाट। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिम घाट लगता नहीं लगता यहाँ पे? यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों, है ना। फिर अगला दर्रा लिख लीजिए, भोर घाट। भोर घाट भी लिखेंगे। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक दर्रा है। और इसी घाट से मुंबई पुणे रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। मुंबई पुणे। ठीक है। अब यहां आ जाएंगे तो यहां पे मिलेगा आपको एक घाट। कौन सा घाट? पाल घाट। ये है आपका पाल घाट। अब अगर इसकी लोकेशन देखेंगे आप तो आप जानते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नीलगिरी। और नीलगिरी के नीचे भी मैंने 2-3 आपको पर्वत श्रृंखलाएं बताया था। बताइए कौन कौन सी है? अन्नामलाई, अन्नामुडी और एक और कार्डेमम। अब ये जो घाट है यहाँ पे मिलेगा आपको नीलगिरी का जोड़। यहाँ से ऐसा टूट जाएगा। ये आपका पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, और ये लगी है आपकी नीलगिरी। और यहाँ पे मिल जाएगी आपको कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी। अब ये दर्रा आप देख रहे हो, ये है नीलगिरी, ये है आपकी अन्नामलाई। अन्नामलाई। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है क्या? पाल घाट। आया समझ में? और ये पाल घाट इस केरल के लोगों को, तमिलनाडु के लिए इस केरल के लोगों को इधर का रेल मार्ग देगा। एर्नाकुलम बिन्नाकुलम निकलते हुए जाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो ये क्या है? आपका पाल घाट है। लिख लीजिए। कहाँ स्थित है? केरला। आया केरला जी। पाल घाट कहाँ है? केरल में स्थित एक घाट है जो कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसी के नीचे एक और मिलेगा आपको, एक और दर्रा, जिस दर्रे का नाम है, कौन सा दर्रा? सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा।
बे लड़ रहा है उन्हें, किन्ने लड़ रहा है भगवान जाने हैं। चल देखने चलते क्या? बड़ा मजा आता कि घर लड़ाई होती है, छट करके निकल के देखता हूँ मैं, और ऐसे करके हाँ मार 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 मार, मार। एक और दे, एक और दे, एक और दे, और बीच में चले जाओ, ऐसे करके भी दोनों लड़ रहे हैं। थोड़ा हाँ भैया सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे, सही मैंने देखो भैया, मैंने देखो। और फिर वो लड़ने वाला व्यक्ति जो तुमको जानता नहीं, भैया आप ही बताओ भैया मैं गलत कह रहा हूँ क्या? भैया हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे करके। तो मुर्गी डालो और दाना लड़ाओ, अरे दाना डालो और मुर्गी लड़ाओ। चलो देखो सैन कोटा दर्रा, ये सैन कोटा दर्रा भी आपको कहाँ मिलेगा? केरला में मिलेगा। और इसी केरला सैन कोटा दर्रा के माध्यम से केरल के व्यक्ति कहाँ चले जाते हैं? तमिलनाडु जाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे सैन कोटा दर्रा अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे, मतलब दक्षिण भाग में स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु के बीच का मार्ग बनाता है। ठीक है, अब कुछ दर्रे जो मैं इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में भी मिलेंगे आपको दर्रे, हमारे मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, देखो मौसम एकदम से थोड़ा चेंज हुआ है ना, गले में खराश बनने लगी, थोड़ा थोड़ा हमको भी लग रहा है। हिया करना देखो सब जन, ये क्या है आपका? राजस्थान। राजस्थान में आप यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ से लेके एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। कौन सी है ये पर्वत श्रेणी? आरावली पर्वत श्रेणी। इसी आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको गुरु शिखर। गुरु शिखर पेपर में आता है बेटा ये वाला, है ना। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और ये सबसे प्राचीन पर्वत है, ये सबसे प्राचीन, सबसे पहले बनने वाला अगर कोई पर्वत है तो कौन सा पर्वत है? ये गुरु शिखर, जो कि राजस्थान से शुरू होता है। हालांकि गुजरात वाले क्षेत्र में भी आ जाता है ये। आरावली शुरू होगा कहाँ तक चला जाता है? ये दिल्ली तक पहुँच जाता है। दिल्ली वाले क्षेत्र में से क्या कहते हैं? दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आएंगे। अब यही पर्वत, अच्छा एक चीज़ और बताया था मैंने, यही पर्वत जब आपके गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाता है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या रेगिस्तान जैसा बन जाता है ना, रेगिस्तान। और उसी रेगिस्तान को अपन क्या बोलते हैं? कौन सा? क्या बोलते हैं? अरे जहाँ से नमक मिलता है रे, रण, बताया नहीं? ठीक है, चलो कच्छ और रण, तो कच्छ जिला है, कच्छ का रण और इसलिए बोलते। चलो अब देखो, ये गुरु शिखर आपको यहाँ मिलेगी। एक और पर्वत श्रेणी ही करना मिलेगी तुमको, उसको बोलेंगे क्या? आबू पर्वत। माउंट आबू सुने नहीं सुने? माउंट आबू, यहाँ पे ओम शांति वालों लोगों का बहुत बड़ा वो है, वो ब्रह्म कुमारी देवी लोगों का बहुत बड़ा वो है यहाँ पे, माउंट आबू। इन्हीं दोनों दर्रों के बीच में एक दर्रा मिलेगा, मतलब इन्हीं दोनों घाट के बीच में इन दोनों को विभाजित करता है। मतलब देखो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? गुरु शिखर। ये हो गया तुम्हारा माउंट आबू। ये क्या हो गया आपका? दर्रा। इसी दर्रे को बोलते हैं गोरान घाट। गोरान घाट कहाँ पे है ये? राजस्थान में। लिख लेंगे गुरु शिखर और माउंट आबू, मतलब आरावली पर्वत के मैप जहां पे है तुम्हारा, वहां पे बना लेना एक फुल दर्रा। राजस्थान वाले क्षेत्र में बना लो गोरान घाट। इसी में लिख लेंगे यह राजस्थान में स्थित है और आरावली पर्वत की गुरु शिखर श्रेणी और माउंट आबू को विभाजित करता है। आरावली पर्वत की गुरु शिखर चोटी और माउंट आबू चोटी को विभाजित करता है।
ठीक है। अब देखेंगे ये क्या दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश, और ये कौन सा जिला है, बुरहानपुर। इसी बुरहानपुर में यहाँ पे आपने देखा था आसीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, आसीरगढ़, और उसी पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा एक दर्रा, इसी दर्रे को बोलेंगे आसीरगढ़ किला दर्रा, आसीरगढ़ किला दर्रा। और एक और दर्रा यहीं पे मिलेगा, उस दर्रे को बोलेंगे बुरहानपुर का दर्रा, बुरहानपुर का दर्रा। अब इसकी विशेषता समझ लीजिए, ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 2 दर्रे हैं। इन दर्रों को आप देखेंगे, ये जो दर्रे हैं यहाँ पे आपको पहाड़ी दिख रही हैं, सतपुड़ा के पर्वत दिख रहे हैं, आसीरगढ़ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। उन पहाड़ियों को काट के यहाँ से आप देखेंगे पूरा आपका दक्षिण भारत लगा हुआ है, दक्षिण भारत है, यहाँ से पूरा दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया। तो चूंकि इन दर्रों के माध्यम से उत्तर के लोग, मतलब जो रेल निकलती है ना, यहीं से निकलती हैं, उत्तर के लोग कहाँ जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं। तो उत्तर के लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, दक्षिण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इन दर्रों को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रवेश द्वार कहते हैं, या दक्षिण का डोरवे भी कहते हैं, दक्षिण का डोरवे, या दक्षिण का दरवाजा भी कहते हैं। सब नाम लिख लो, सब पेपर में आते हैं। बुरहानपुर जिले में स्थित है हमारे मध्य प्रदेश के। बुरहानपुर का दर्रा और आसीरगढ़ का दर्रा, किला दर्रा, दोनों कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। वो भी कौन सी रेंज में, सतपुड़ा। और यहाँ पे देखो कौन सी सतपुड़ा रेंज मिलेगी आपको, पश्चिमी सतपुड़ा रेंज मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो पश्चिमी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत में आवागमन का रास्ता प्रदान करती है। इसी कारण से इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार, साउथर्न डोरवे, मतलब साउथर्न डोरवे, और दक्कानी दरवाजा या दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो इतने दर्रे हैं आपके पूरे भारत में, मेन जो आते हैं। अब अगर हम एक छोटा सा डायग्राम अगर बनाएं, तो मैं देखो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ पूरे भारत का। यही डायग्राम आपको केवल देख के जाना है पेपर में। जितनी कहानी लिखे हैं तुमको आगे पीछे की बातें तो पता ही है कि कब बंद हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ता। जब क्विक रिवीजन करते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं बनाते कि हमको एक दिन में फटाफट रिवीजन हो जाए, तो उस रिवीजन के हिसाब से हम सारी की सारी चीज़ें बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। समटाइम्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स में लिखते नहीं हैं, शॉर्ट नोट्स में डायग्राम होते हैं बस, और डायग्राम के माध्यम से बस आपने एक नज़र मारे और ख़त्म। और जब कभी भी दर्रे को लिखने को आएगा तो इतना बस बना के जाना बेटा, सीरियसली बता रहा हूँ, फेल के नंबर देंगे। बन गया। अब आप लोग खुद देख देख के बताओ कि कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे ज़्यादा दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ओ कैसा है यार ये पेन, यार बह जाता है दन करके।
सूख नहीं पा रहे हैं आजकल, सियानपन आ गया। नंबर पहले पे अपन ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप लोग खुद अपने नोट्स देखो, जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं बताइए, इधर साइड लिखेंगे इसको ऐसे करके, ये एक लाइन खींच लिया मैंने पहला। बताइए कौन कौन से दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में? चांगला, चांगला, फिर खारदुला, फिर जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। ठीक है, और कोई रह गया है? हो गए? ये हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। बस अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश के बताइए कौन कौन से हैं? छिपकिली, सिपकिला, रोहतांग, ये इंपॉर्टेंट है रोहतांग, हाँ, बारालापचा, ये दर्रे मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर। तीसरे नंबर पे जो दर्रे हैं वो कौन सा दर्रा है उत्तराखंड के, बता दीजिए? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और बताइए बस इतने ही हैं? और भी होंगे ना? बस तीन ही है? इतने सारे कहाँ के लिखवाए फिर मैंने? ठीक, फिर यहाँ आ जाइए सिक्किम में। सिक्किम में मिलेंगे भी आपको, सिक्किम में भी तीन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आपको? जेलेपला, नाथुला, और एक मिलेगा डोंकिया। ये तीन दर्रे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको बॉमडिला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। बॉमडिला, यांग दाप दर्रा, फिर दिफ्रू, और एक है पांगसाउ या पांगसाड। ये चार दर्रे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ का ना। और मणिपुर में एक ही दर्रा मिलेगा, वो कौन सा दर्रा है आपका? दिफू, तुजू, तुजू दर्रा। ठीक, अब आ जाएंगे राजस्थान में भी आपको एक ही दर्रा मिलेगा, और वो मिलेगा आपको कौन सा? गोरान घाट। देखो गोरान घाट तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से महाराष्ट्र गोरान घाट, ये कोई याद नहीं करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा इनको ऊपर के ये बस याद करना पड़ेगा, इनके नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। महाराष्ट्र में आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा आपको थाल घाट और एक मिलेगा आपको भोर घाट। हालांकि एक और दर्रा है महाराष्ट्र में जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंबा घाट बोलते हैं उसको, अंबा घाट दर्रा, जहाँ पैराग्लाइडिंग होती है। इसी के साथ साथ अपन यहाँ आ जाएंगे केरला में। तो केरला में आपको दो घाट कितने मिलेंगे? दो नहीं तीन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पाल घाट, एक मिलेगा सेनकोटा। बस दो ही तो हैं यार, है ना। अब आ जाइए मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में भी आपको कितने मिलेंगे? दो दर्रे। एक मिलेगा आसीरगढ़ और एक मिलेगा बुरहानपुर। इनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप। ये है दर्रे का पूरा ओवरव्यू, ये बना लो, इससे पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी आप लोगों की।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 दर्रे पढ़ चुके हैं अपन लोग टोटल। और इन्हीं 28 दर्रों में से मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का कोई दर्रा रह गया तुम्हारा। एक और लिख लो भैया, इसमें आएगा तो क्या है, अम्बा घाट भी लिख लो इसी में। तुम बोलोगे पढ़ाई से नहीं थे। अम्बा घाट, अम्बा घाट में पैराग्लाइडिंग होती है। पैराग्लाइडिंग समझते हो क्या होती है? पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग रे एक वीडियो वायरल हुई थी। इसमें वो बलून रहता है बड़ा सा। हाँ 500 रुपये दूंगा, याद है? हाँ 500 रुपये ले लो भैया, 100-200 ज़्यादा ले ले पर उतार दे। ऐसे करके लेते हैं और उड़ जाते हैं उसको लेके, वो कूद जाते हैं पहाड़ में, उड़ते रहता है फिर वो। चलो तो ये थे आपके कुल मिला के दर्रे। अब इन दर्रों में आपको एक विशेषता समझ लीजिए जो इतिहास में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, आपको मेंस में एक क्वेश्चन देगा कि भारत में जो विदेशियों ने आक्रमण करे हैं, तो भारत का क्षेत्र आप जानते हैं यहाँ से लेके पूरा पानी भरा हुआ है, ये सब पानी पानी वाला क्षेत्र है। तो जब कभी भी हमारे भारत देश में आक्रमण होगा, और यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ से तो आक्रमण हो नहीं सकता, हिमालय चढ़ के तो आएंगे नहीं। तो हमारे देश में जब कभी भी आक्रमण होंगे तो देखना इस वाले रास्ते से नहीं होंगे, इस वाले रास्ते से नहीं होंगे और इधर से भी नहीं होंगे। ऑलवेज जितने भी हमारे यहाँ आक्रमण होंगे वो कहाँ से होंगे? इस वाले क्षेत्र से होंगे। और इन क्षेत्रों से जब आक्रमण होते हैं तो विदेशियों की घुसपैठी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? यही दर्रे। तो आपसे पूछेंगे आतंकवादी गतिविधियों को लेके या भारत में विदेशियों के आक्रमण को लेके इन दर्रों की क्या अहम भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तब आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ से कब कब कौन कौन आया और वो किस रास्ते से आया, और जिस रास्ते से आया उस रास्ते में जो दर्रा पड़ेगा वो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पाकिस्तान के भी कुछ दर्रे जब अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री तब आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे मानक दर्रे वर्रे मिलेंगे, यहाँ पे उन दर्रों से सिकंदर हमारे देश में आने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जो जितने इलजी खिलजी लोग हैं सब यहीं से तो आए हैं पूरे ओवरऑल। इन दर्रों की भूमिका भारत को डेवलप करने में भी उतनी है और अनडेवलप करने में और विदेशियों के घुसपैठ में भी उतनी ही भूमिका है इन्हीं दर्रों की, ठीक है। तो ये दर्रा आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके दर्रे, दर्रे भी आपके यहाँ पे निपट गए हैं। देखो उत्तर भारत के विशाल मैदान को पहले एक बेसिक समझ लो, इसका ओवरव्यू, ताकि आप फिर सारे मैदान पढ़ेंगे अपन। भावर प्रदेश क्या होते हैं, तराई प्रदेश क्या होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर मैं बात करूं आपको, तो आप जानते हो यहाँ पे आपको मिलेंगे हिमालय और यहाँ पे मिलेंगे दक्षिण की पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ सब मिलेंगी। और मैंने पहले भी बताया है एमपी की क्लास में और इसके पहले भी बताया है कि भारत का जो लगभग ढाल है वो उत्तर की ओर और थोड़ा सा पूर्व की दिशा की ओर झुका हुआ है, देखें ना, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा। तो दक्षिण भारत के मतलब इधर की जितनी भी नदियां होंगी, मैक्सिमम नदियां तो इधर चली जाएंगी, परंतु कुछ नदियां जैसे आपने देखा चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, बेतवा नदी हो गई, आपने देखा इन नदियों को, ये सारी की सारी नदियां इस दिशा से ऐसे 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 बहते हुए इन क्षेत्रों में लाके अपना पूरा क्या बनाएंगी? मलगा जमाते जाएंगी पूरा। तो ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान देखने को मिलेगा आपको, वो कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, यही है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में न केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का योगदान है बनाने में, बल्कि हिमालय से आने वाली, उत्तर से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जितने भी कंकड़ पत्थर मिट्टी विट्टी होती है, क्योंकि इस वाला क्षेत्र क्या है? समतल क्षेत्र है। तो यहाँ पे लाके पानी का वेग क्या होता है? कम हो जाता है, और सारा का सारा मैदान वाले भाग में क्या हो जाती है? आपकी मिट्टी पूरी आके यहाँ पे जम जाती है। तो ये डायग्राम बना लीजिए पूरा उत्तर के भारत का विशाल मैदान का। ये अच्छा थोड़ा लंबा ही बनाना है इसको, थोड़ा यहाँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी मिलेगा आपको ये देखने को, ठीक है। ऐसा ये गुजरात वाले क्षेत्र में भी बना लीजिए थोड़ा सा, इसी को अपन रन कहते हैं, रन।
नमक जमने लगते हैं तो। एक और मैदान आपको यहाँ पे मिलेगा, अपन ने देखे थे किसका मैदान? अरे मध्य प्रदेश वाली सीमा में नीचे मैदान बनाती है, ताप्ती नदी मैदान नहीं बनाती है। और यहाँ पे भी मिलेंगे आपको मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मैदान बनेगा। एक और मैदान, सॉरी यहाँ नहीं, नीचे बनेगा, चेरापूंजी का मैदान देखे थे आप लोगों ने, याद है? तो याद क्यों नहीं है तुम लोग? अच्छे से याद करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? ठीक, ये है आपका उत्तर भारत का मैदान। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरे मैदान मिलेंगे आपको। हो गया? अब सुन लो, पहले कहानी सुन लो ताकि आपको लाइफ टाइम चीजें याद रहें। भारत हो चाहे दुनिया देश का कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपको मानव सभ्यता को जन्म देना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है नदी। और नदी मानव सभ्यता को जन्म तो दे देगी, परंतु क्या इंसान नदी में रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। उसको रहने के लिए क्या चाहिए? मैदान चाहिए। तो ये मैदान ना केवल कृषि, ना केवल सिंचाई, ना केवल घर गृहस्थी, ना केवल इमारतें, ना केवल दुनियादारी, बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितनी नदी घाटियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्यों? देखेंगे आप, जब यहाँ पे लोग मानव बस्ती के रूप में रहने लगेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लोग खेती करेंगे तो यहाँ से फसल उत्पादन भी होगा। लोग यहाँ पे आर्थिक दृष्टि को लेके यहाँ पे विकसित होंगे। तो कुल मिला के मैदानी भागों का भी भारत की जीडीपी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब चूंकि लोग यहाँ रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में किसानी को डेवलप करने के लिए आप देखेंगे सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना लगेगी, इन्हीं क्षेत्रों में आवास परियोजनाएं आपको देखने को मिलेगी। ये सारी छोटी छोटी बातें इसकी आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरी, इसी मैदानी क्षेत्र में एक क्षेत्र पढ़ते हैं आप खादर क्षेत्र, एक क्षेत्र पढ़ेंगे आप बांगर क्षेत्र। ये वही कहानी है जैसी जलोढ़ मिट्टी में होती है, वही सेम कहानी है। जो क्षेत्र बहुत पुराने हो चुके हैं, जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा कटीले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके हैं, इन क्षेत्रों में खेती नहीं की पाई, कहीं नहीं की जा सकती, ऐसे क्षेत्र को कहेंगे अपन क्या? बांगर क्षेत्र। इसे ही कई बार पेपर में वो बोलेगा पुराना जलोढ़ मैदान, ये पेपर में आने की संभावना है। पुराना जलोढ़ मैदान, देखो जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे आगे नहीं आगे बात, पुराना जलोढ़ मैदान। और खादर मतलब इसमें ये है कि नई नई मिट्टी आते जा रही है। और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे नवीन जलोढ़ का मैदान, नवीन जलोढ़ का मैदान। देखिए, चूंकि आप मैदान पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको मैदान के भाग में ही आपको बताना पड़ेगा। खादर उस क्षेत्र को कहेंगे जो नवीन जलोढ़ मैदान है, बांगर उस क्षेत्र को कहेंगे जो पुराना या प्राचीनतम जलोढ़ का मैदान है। इस क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती, परंतु इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खेती की जा सकती है। दूसरी बात देखेंगे, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कृषि उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, पशु चारण आपको देखने को मिलेगा, सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे, देखिए पर्वतों से नहर निकाली जा सकती है क्या? कभी पॉसिबल है क्या? पर्वतों से कभी डैम बनाए जा सकते हैं क्या? पर्वतों में कभी भी डैम हो, कभी भी नहर हो, कभी भी नाला हो, कहाँ निकाले जाएंगे? इन्हीं मैदानी भागों में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? नहर, डैम, इन्हीं क्षेत्रों के हिसाब से ही बनाया जाता है। इस आधार पे भारत की आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैदान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट। लिखिए, उत्तर का विशाल मैदानी भाग में, है ना? लिखेंगे यह मैदानी भाग उत्तर की नदियां,
हिमालय की नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया विशाल मैदान है। जो कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण निर्मित होता है। जमाव के कारण निर्मित होता है। इसके पुराने या प्राचीन जलोढ़ मैदान को बांगर और नवीन या नए जलोढ़ मैदान को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है। अब इसमें दो चीज़ें आप समझेंगे। जब मिट्टी आपको बताऊंगा मैं भारत की, तो मिट्टी में भी आपको खादर बांगर पढ़ना पड़ता है। और खादर बांगर जब मिट्टी के संदर्भ में पूछा जाए तो उसमें शब्द का उपयोग करेंगे मिट्टी, और वो भी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। चूँकि आप मैदान पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे नए शब्दों का उपयोग करा है। नवीन जलोढ़ मैदान, पुराना जलोढ़ मैदान। तो मैदानी क्षेत्र में मिट्टी को उपयोग मत लाना, ठीक है ना। ये अब दूसरी बात ध्यान से देखिए। अचानक से बाढ़ आ जाए, अब भी यहाँ पे बाढ़ आएगा तो बाढ़ के साथ बहुत सारा कीचड़ वीचड़ भी आता, बहुत सारा। केदारनाथ पिक्चर देखे होगे तुम लोगों ने, देखिए जब बाढ़ खत्म होती तो सुबह सुबह सब लोग कैसे मिलते हैं? कीचड़ में लिपटे मिलते हैं। तो जब यहाँ बाढ़ आएगी, बहुत 1-2 दिन तक बाढ़ चलेगी, तो यहाँ पे पूरा क्या होगा? मिट्टी पुट्टी पूरी जम जाएगी। और हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, तो अपन क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, मर जाएंगे। किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ दबा है, कोई नहीं जानता। जब यहाँ पे अपन लोग दब जाएंगे तो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब यहाँ पे कभी भी खुदाई वुदाई होगी तो यहाँ पे मिलेगा क्या? जीवाश्म मिलेगा। अब यहीं पे पेड़ पौधे हैं, तुम लोग हो, सब कुछ दब गया यहाँ पे। तो दबने के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्ते, अपन लोग सब दब गए। दबने के कारण वो क्या बन गए? जीवाश्म बन गए। और जिन क्षेत्रों में जीवाश्म दब जाते हैं या पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों से मिलता है क्या? पेट्रोलियम। क्या मिलेगा? पेट्रोल। तो तुम जो गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगा के जला रहे हो, वो किसको जला रहे हो? तुम्हारे दादा परदादा को ही जला रहे हो, मैं तो सीधे बोलूँगा। तो इन्हीं उत्तर भारत के विशाल मैदानों में आपको देखने को मिलेंगे क्या? पेट्रोलियम के स्थान या पेट्रोलियम निकालने वाले पूरे के पूरे संयंत्र देखने को मिलेंगे। तो लिखेंगे इन्हीं क्षेत्रों में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने के कारण, प्राचीन वन प्रदेश और जीव जंतुओं के दब जाने के कारण, इन प्रदेशों में प्राचीन वन प्रदेशों और जीव जंतुओं के दब जाने के कारण कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिनमें सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पशुचारण किया जाता है। ठीक है। एवं इन मैदानी भागों में
अब रुक जाओ और सुनो। तुम्हारे यहाँ पे तुम देखना, अभी गवर्नमेंट चला रही है कि भैया बारिश का पानी आएगा तो बारिश के पानी को इकट्ठा करो, वाटर हार्वेस्टिंग इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के कारण वो पानी कहाँ जाता है आपका, ज़मीन में जाता है। इन मैदानी भागों में जो मिट्टी मिलती है वो मिलेगी कैसी आपको, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी आप देखना हल्की सी होती है, रेतीली टाइप की होती नहीं, रेत होगी, और रेत की टेंडेंसी होती है कि वो पानी को सोख के कहाँ पहुँचाती है, ज़मीन में पहुँचानी। जे जब ज़मीन पानी सोख के नीचे पहुँचा रही है तो पानी कहाँ जा रहा है, ज़मीन में जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिन क्षेत्रों में पानी नीचे जा रहा है उन क्षेत्रों में भूमिगत जल भी अगर निकलेगा, बोर वोर करोगे तो कई क्षेत्रों में 500-500 फीट नहीं मिलता पानी, परंतु कई क्षेत्रों में 5-10 फीट भी खोदे तो पानी निकल जाता है। तो इन क्षेत्रों में मतलब उत्तर भारत के विशाली मैदान में भूमिगत जल की भी पर्याप्त मात्रा मिलती है, लिख लेंगे इसी में। इस मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है। एवं नदियों की अधिकता के कारण मत्स्य पालन उद्योग विकसित है। नदियों की अधिकता के कारण मत्स्य पालन उद्योग विकसित है। एवं सड़क व रेल मार्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है। सिंपल साधारण शब्दों, सड़क एवं रेल मार्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक, चलो सोच के बताओ, सब जन लिख लोगे तो बताना। पहले किसका निर्माण हुआ, हिमालय का हुआ कि विशाल मैदान का हुआ? हिमालय का हुआ, नहीं हुआ हिमालय का, क्योंकि हिमालय से नदियां बह के आई थी तभी तो यहाँ पे अवसाद जमा हुए थे। तो पहले बना है कौन, हिमालय, उसके बाद बना है कौन, विशाल पर्वत का विशाल मैदानी भाग। आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो महत्व मैंने आपको लिखवा दिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का कितना महत्व है। कल मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र को भावर प्रदेश बोलते हैं, किसे अपन तराई प्रदेश बोलेंगे, किसे खादर प्रदेश बोलेंगे, कौन कौन से क्षेत्र होंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अपन कल।